रात के 10 बज रहे थे पर किसी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हम बहनें, कज़नें और मोहल्ले की कुछ लड़कियां जो मेरी सहेलियां थीं, सहन में बिछी दरी पे बैठी हुई थीं और सामने ढोलक रखी थी। जब से निकाह तय हुआ था हमारे घर तो रौनक ही लग गई थी। रोज रात को हम सारी लड़कियां मिलकर ढोलक बजाती। हम तो 2 बहनें थी लेकिन मेरी कज़नें हमारे घर रह रही थी क्योंकि अब शादी में दिन बहुत कम रह गए थे। मेरी एक आपा थी जो मुझे बहुत प्यारी थी। आपा का रूप ऐसा था कि बंदा देखता रह जाए। ऐसे ही तो नहीं मशहूर थी आपा की खूबसूरती पूरे मोहल्ले में। वो एक बच्चे की माँ होने के बावजूद ऐसी थी कि जैसे कंवारी हो। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैं आपा को खुद ही नजर लगा बैठूंगी। दुल्हन मैं थी लेकिन सभी की नजर आपा पे जमी हुई थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत। मैं आपा के बिल्कुल करीब बैठी थी। अचानक से रुबीना ने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरा कहकहा निकलते निकलते रह गया, क्योंकि मैंने खुद पे कंट्रोल कर लिया था। समीना, तेरी आपा तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लगती है। मैंने मुस्कुरा के आपा की तरफ देखा जो उस वक्त बहुत सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। अचानक से मेरी नजर अम्मी पे पड़ी जो किचन से निकल के हमारी तरफ ही आ रही थी। उनके हाथ में वो बड़ा सा पतीला था जिसमें उन्होंने सबके लिए दूध पत्ती बनाई थी। अम्मी के चेहरे पे थकन तो साफ दिख रही थी, पर वो बार बार मेरी नजर उतार रही थी। अम्मा आके मेरे बिल्कुल साथ बैठ गई और कहने लगी, समीना, तू भी बस अब चंद दिन की मेहमान है, फिर तू अपने घर की हो जाएगी। अम्मा ने ये कहा तो मेरा दिल भर आया और मैंने आपा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि आपा मेरे बिल्कुल साथ ही बैठी थी। आपा ने मुझे अपने साथ लगा लिया और कहने लगी कि अम्मी, अभी से क्यों रुला रही हैं इसे, अभी तो हमने इसकी शादी पे खूब हल्ला गुल्ला करना है। फिर आपा ने ढोलक पे जोर से थाप दी और सबको हंसाने लगी। पर मुझे पता था कि आपा खुद भी अंदर से उदास है, क्योंकि वो जानती थी कि लड़कियों के लिए शादी सिर्फ खुशी नहीं होती बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रात गुजरती गई और बातें खत्म नहीं हो रही थी। आपा मुझे बता रही थी कि ससुराल में कैसे रहना है और कैसे सबका दिल जीतना है। वो कह रही थी कि देखो समीना, तुम बहुत लाडली हो, पर वहां तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि हम जैसे लोगों के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं होता। आपा तो मुझे ऐसे समझा रही थी कि जैसे कोई बड़ी बूढ़ी हो। मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी, क्योंकि वो वाकई अहम बातें बता रही थी। इसी दौरान अब्बू भी सहन में आ गए। उनके हाथ में वो पुरानी डायरी थी जिसमें वो पाई पाई का हिसाब लिख रहे थे। मैंने देखा कि अब्बू परेशान दिखाई दे रहे थे। शायद वो इस फिक्र में थे कि आने वाले मेहमानों का इंतजाम कैसे होगा और वो सुनार को बाकी पैसे कैसे देंगे। अब्बू को देख के हम सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, पर अब्बू ने मुस्कुरा के कहा कि तुम लोग क्यों रुक गए? भाई गाना गाओ ना अपनी बहन की शादी के गीत, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुन के आपा ने फिर से गाना शुरू कर दिया और पूरा घर उनकी आवाज से गूंज उठा। रात के 11 बज गए तो अम्मा ने ढोलक बंद करवा दी और कहने लगी कि अब बस कर दो। वैसे हम तो अपने घर में बैठे थे लेकिन रुबीना वगैरह ने तो अभी अपने घर भी जाना था। रात काफी हो चुकी थी। ये तो शुक्र था कि उनका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ ही था, इसीलिए तो वो इतनी रात गए हमारे घर बैठी थी। और वैसे भी कुलसूम चची की अम्मा से बहुत बनती थी। हम सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और बहुत एतबार बन गया था। जैसे ही ढोलक बंद हुई तो मैं फौरन से उठ के कमरे की तरफ जाने लगी, मगर अचानक आपा ने मुझे साइड पे ले जाके एक छोटा सा लिफाफा दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर इसमें क्या है जो आपा इतनी राजदारी से दे रही थी। मैंने खोल के देखा तो उसमें सोने की एक बारीक सी जंजीर थी। मैंने हैरत से आपा को देखा तो वो बोली कि ये मैंने तेरे लिए चुपके से बनवाई है। अम्मी को ना बताना वरना वो गुस्सा करेंगी कि मैंने पैसे क्यों खर्च किए। मैंने आपा को गले लगा लिया और सोचने लगी कि मेरी आपा कितनी अच्छी हैं, खुद इतनी मुश्किलात में होके भी मेरे लिए सोच रही हैं। आपा ने वाकई बड़ी बहन होने का हक अदा किया था। उस वक्त मैंने आपा से वो ले ली क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने इतने प्यार से और मेहनत से मेरे लिए वो चेन बनवाई, तो फिर मैं कैसे उन्हें वापस कर सकती थी। मैं कमरे में आई और आधे साथ ही पलंग पे दराज हो गई। थकावट से मेरा जिस्म चूर हो रहा था और मेरी आंखों में इतनी नींद थी कि जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे फ़ौरन से ही नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो फजर की आज़ानें हो रही थी। मैं फ़ौरन से उठी और वज़ू करके कमरे में ही आ गई। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपने लिए ढेर सारी दुआएँ माँगी और फिर जब दिल को सुकून मिला तो मैं जाए नमाज़ फ़ोड़ करके बाहर आ गई। बाहर सहन में बिल्कुल खामोशी थी। शायद अभी तक कोई कमरों से बाहर नहीं निकला था। अचानक से मुझे किचन की लाइट जलती दिखाई दी तो मैं उसी तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अम्मा तो ज़रूर ही चाय बना रही होंगी। मैं जैसे ही किचन में गई तो सामने अम्मा खड़ी थी, जिनके हाथ में चाय का मग था। शायद वो मेहमानों के लिए लेके जा रही थी।
मेरी कज़नें 2-4 दिनों से हमारे घर रहने आई थीं। ये भी मेरी ही ज़िद थी, वो मेरी ना सिर्फ़ कज़नें थीं बल्कि मेरी सहेलियाँ भी थीं और मैंने उन्हें ज़बरदस्ती ठहरा रखा था। अम्मा ये आप ज़ुनैरा वग़ैरह के लिए लेके जा रही हैं? मैंने ये कहा तो अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो मुँह से कुछ पढ़-पढ़ के मेरी तरफ फूँकने लगी। अम्मा के ऐसा करने पे तो मुझे हँसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हँसी पे कंट्रोल किया, क्योंकि अगर मैं हँस देती तो फिर अम्मा मुझ पे गुस्सा करने लगती। वो अक्सर ही कुछ न कुछ पढ़ के मुझ पे दम करती रहती थी कि मुझे नज़र न लग जाए। मुझे अम्मा की बातें बड़ी अजीब लगती थी, लेकिन मैं उन्हें रोकती भी नहीं थी, क्योंकि वो माँ थीं और वो बेहतर जानती थीं। अम्मा मुझे दे दें, मैं दे आती हूँ चाय। मैंने जैसे ही ये कहा तो अम्मा घूरी से मुझे देखने लगी। समीना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी शादी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन रह गए हैं। लोग क्या कहेंगे? तुम तो पूरे घर में मंडलाती फिर रही हो। जाओ जाके अपने कमरे में बैठो और हाँ, शादी के दिन से पहले अब इस कमरे से बाहर ना निकलना। कुछ दिन तो टिक के बैठ जाओ, हमारी नाक कटवानी है क्या? अम्मा ने ये कहा तो मेरा मुँह बन गया। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल इस दौर में कोई भी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। आपको पता है, मेरी एक सहेली जिसका मैं आपको हर वक़्त बताती हूँ, शबाना, उनकी साइड पे तो ये रिवाज है कि वहाँ तो दुल्हन भी शादी के हर फंक्शन में डांस करती है। मैं अम्मा को अपनी उस सहेली के बारे में बता रही थी जिनका माहौल हमारे माहौल से इतना मुख्तलिफ था कि जैसे ज़मीन और आसमान। मेरा ये कहना था कि अम्मा का मुँह बन गया। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम भी सबके सामने नाचना चाहती हो? अम्मा ने तंज़ भरे लहजे में ये कहा तो मेरी हँसी निकल गई। नहीं अम्मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि आजकल माहौल बदल गया है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया और मैं बेचारी मुँह बना के आ भी गई, क्योंकि मैं अब अम्मा से मज़ीद बहस नहीं करना चाहती थी। शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और घर का नक्शा ही बदल गया था। हर तरफ से रिश्तेदारों की आमद शुरू हो रही थी और अम्मी ने मुझे बिल्कुल कमरे में कैद कर दिया था कि अब दुल्हन का बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बिस्तर पर बैठी तो अचानक से मेरे ज़हन में ख़्याल आया और मैं फ़ौरन से उठ के अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से मैंने वो पुराना एल्बम निकाला और आके फिर से बेड पे बैठ गई। मैं वो एल्बम देख रही थी कि अचानक मेरा फ़ोन थरथराया। मैंने देखा तो ज़ैन का मैसेज था कि क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुरा के लिख दिया कि तुम्हारी यादों में गुम हूँ, तो उसे फ़ौरन कॉल कर दी। मैंने जल्दी से तकिया कान पे रखा ताकि बाहर किसी को आवाज़ न जाए। ज़ैन की आवाज़ में एक अलग ही जोश था। वो कह रहा था, समीना, मैंने आज अपना वलीमे का सूट फ़ाइनल कर लिया है और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी लिया है जो तुम्हें शादी वाले दिन मिलेगा। ज़ैन ने कहा तो मेरे अंदर भी तजस्सुस बढ़ने लगा। ज़ैन बताए तो सही, क्या सरप्राइज़ है? मैंने ये कहा तो ज़ैन ने बताने से साफ-साफ मना कर दिया। निम्रा, तुम क्या समझ रही हो कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? अपना सरप्राइज़ पहले ही बता दूँगा। ये शादी के दिन का सरप्राइज़ है और उसी वक़्त तुम्हें मिलेगा। मेरे लाख ज़िद करने पे भी ज़ैन ने ना बताया तो मैं भी ख़ामोश हो गई। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि निम्रा धाड़ से कमरे में आई और मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से कॉल काटी और उसे घूरा तो वो हँसते हुए बोली, बाजी, जल्दी नीचे आएँ, ज़ैन भाई के घर से कुछ लोग आए हैं और वो आपके लिए ख़ास तौर पे वो मशहूर गुलाब जामुन लाए हैं जो आपको पसंद है। मैं नीचे पहुँची तो वाक़ई में मेहमान आए हुए थे। मुझे हैरत तो हो रही थी कि आखिर वो अचानक से कैसे आ गए हैं, क्योंकि ज़ैन ने मुझे नहीं बताया था कि उसके घर वाले आ रहे हैं। अम्मी और आपा ज़ैन की बहनों के साथ बैठी बातें कर रही थीं। मैं भी जाके आपा के साथ बैठ गई। आपा ने मुझे देखते ही आँख मारी और धीरे से कहा, देख ले, तेरे ससुराल वाली अभी से तेरे नखरे उठा रहे हैं। जैन की छोटी बहन सोफिया मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी, भाई तो आजकल बस आपकी ही बातें करते रहते हैं। कभी कहते हैं समीना को ये पसंद है, कभी कहते हैं उसे वो दिलवाना है। हमें तो डर है कि कहीं शादी के बाद वो हमें भूल ही ना जाए। वो हंस हंस के मुझे बता रही थी और मैं बस मुस्कुरा के उसकी बातें सुन रही थी। इसी दौरान अब्बू बाहर से कुछ बड़े बड़े थाल लेके आए जिनमें फल और मिठाइयाँ सजी हुई थी। अब्बू का चेहरा खुशी से दमक रहा था, क्योंकि ज़ैन के घर वालों ने किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की थी, बल्कि वो हर कदम पे हमारा साथ दे रहे थे। ज़ैन के अब्बू ने मेरे अब्बू से कहा था कि भाई साहब, हमें बेटी चाहिए, जहेज़ नहीं। ये बात जब अम्मी ने सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मिडिल क्लास घरानों में जब ऐसा रिश्ता मिल जाए तो लगता है जैसे अल्लाह ने कोई बहुत बड़ा करम कर दिया हो। थोड़ी देर तो मैं वहीं बैठी रही, लेकिन आपा उठ के किचन में चली गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही आ गई। आपा मेहमानों के लिए चाय बना रही थी। मैंने भी उनके साथ हाथ बँटवा लिया, क्योंकि साथ कबाब वगैरह का भी इंतज़ाम करना था। मेहमानों के जाते ही अम्मी वगैरह भी तैयारियों में लग गए, क्योंकि ज़ैन के घर जाना था।
आज उनकी तरफ से भी कुछ रस्में होनी थी। मैंने खिड़की से देखा कि अहमद अपनी पुरानी बाइक को चमका रहा था, ताकि जब वो ज़ैन के घर जाए तो अच्छा लगे। अहमद को बाइक चमकाता देख के तो मुझे हँसी आ गई, क्योंकि उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसे सजने-संवरने का बहुत शौक था। मेरा भाई तो कोई था नहीं, इसीलिए अहमद से मुझे बड़ा प्यार था, क्योंकि वो मेरा चचाज़ाद भाई था। घर में हर तरफ रौनक लगी हुई थी। हर कोई तैयारियों में मसरूफ़ था सिवाय मेरे। शादी मेरी थी और शौहर के घर जाने की इजाज़त भी मुझे ही नहीं थी। जैसे ही रात हुई तो सभी घर से निकल पड़े। घर में मैं और लुबना अकेले थे। लुबना मेरी कज़न थी, उसे भी अम्मा ही घर पे छोड़ गई थी ताकि दुल्हन अकेली ना रहे। लुबना और मैं टीवी देखने बैठ गए ताकि हमारा वक्त जल्दी गुजर जाए। फिर अचानक से मुझे ज़ैन का ख़्याल आया तो मैं उठ के दूसरे कमरे में आ गई और फ़ोन उठा के ज़ैन को कॉल करने लगी। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब कॉल करते ही ज़ैन ने फ़ौरन से कॉल अटेंड भी कर ली। बेगम साहिबा हुक्म करें। जैसे ही ज़ैन का ये जुमला मेरे कानों में पड़ा तो मैं शर्मा के रह गई। मैं अभी आपकी बेगम साहिबा नहीं बनी ज़ैन साहब। जब बन जाऊँ तो उस वक़्त ही बेगम साहिबा कहिएगा। और रही बात हुक्म की, तो हुक्म कोई नहीं है, सिर्फ़ बात करने का दिल कर रहा था, इसीलिए कॉल कर दी। मैंने ये कहा तो वो हँसने लगा। अच्छा, तो फिर बेगम साहिबा बताएँ आपको क्या कह के पुकारें? ज़ैन अब फिर से मुझे बेगम साहिबा कह के ही पुकार रहा था। मेरी तो हँसी छूट गई। ज़ैन बस कर दें, मुझे मेरे नाम से बुलाएँ। मेरा नाम आपको नहीं आता क्या? मैंने हँसते हुए ये कहा तो ज़ैन मुझे और छेड़ने लगा। अच्छा जाने जिगर, आज से आपका नाम है जाने जिगर। फ़रमाएँ क्या बातें करनी हैं? ज़ैन ने ये कहा तो मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। मैं तो बचपन से ही बहुत शर्मीली थी और ज़ैन की बातों से तो मैं और भी ज़्यादा शर्मा रही थी। मेरा चेहरा लाल टमाटर की तरह हो रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया, क्योंकि कमरे के अंदर लुबना दाखिल हो चुकी थी। मैडम साहिबा, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपा ने मुझे बता दिया है कि तुम ज़ैन भाई से बात करती हो। मेरे सामने भी तुम खुल के बात कर सकती हो। आई बात समझ में? जैसे ही लुबना ये कहा तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। मैं तो समझ रही थी कि शायद उसे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि इस बारे में तो सिर्फ़ आपा को और मुझे ही पता था। लेकिन जब लुबना ने ये कहा तो मैं हैरान रह गई। नहीं, नहीं लुबना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही थी। मैं तो ऐसे ही बस, मैंने इतना ही कहा और फिर खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास और कोई जवाब ही नहीं था। वो सच ही कह रही थी, मुझसे वाकई छुपा रही थी। कॉल अभी मैंने कट नहीं की थी और अब तो लुबना भी उसी कमरे में आके बैठ गई थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उसके सामने जैद से बात करने का, तो मैंने फ़ौरन से जैन से कह दिया कि मैं मसरूफ़ हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे ही कॉल कट हुई, लुबना चारपाई से उठ के मेरे पलंग पे आके बैठ गई। सबीना, तुमने वो मिठाई खाई है जो तुम्हारे ससुराल वाले लाए हैं? लुबना मुझसे मिठाई के बारे में पूछ रही थी। मिठाई तो मैंने वाकई अभी नहीं चखी थी, क्योंकि उस वक्त मैं मेहमानों के कामों में मसरूफ़ थी। अब फिर मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब तो मेरा भी दिल कर रहा था गुलाब जामुन खाने का। नहीं लुबना, अभी तक मैंने तो नहीं खाई, लेकिन हाँ, आप खा सकते हैं। चलें फिर? मैंने एक आंख दबाते हुए लुबना से कहा, तो वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और हम दोनों कज़नें किचन में आ गईं। फ्रिज में मिठाई रखी हुई थी, मैंने डिब्बा निकाला तो स्लेब पे रख दिया। फिर लुबना और मैं स्लेब पे चढ़ के ही बैठ गई। हम दोनों बातें भी कर रही थी और साथ साथ खा भी रही थी। जैसे ही मैं होश की दुनिया में वापस आई तो डिब्बे को देख के होश ही उड़ गए। हम दोनों ने मिलकर काफ़ी सारी मिठाई खा ली थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि हमने इतनी मिठाई खा कैसे ली। मैंने जल्दी से डिब्बा बंद कर दिया और फ्रिज में रख दिया। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। मुझे यकीन था कि अम्मा मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। अम्मा ने वो डिब्बा इसीलिए सँभाल के रख दिया था कि अगर कोई मेहमान कभी आ जाए तो बंदा उसके सामने भी मिठाई रख दे। इस तरह बार-बार मिठाई लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो मिठाई काफ़ी सारी हम दोनों खा चुकी थी। मगर शुक्र से जितनी बची थी वो मैंने सँभाल के फ्रिज में रख दी थी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, मगर सोने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं अम्मा वग़ैरह के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उनसे ज़ैन के घर का सारा हाल-चाल पूछ के ही सोऊँ। लुबना, चलो यहाँ से, अभी सब घर वाले आते ही होंगे। मैंने ये कहा तो लुबना भी फ़ौरन से स्लेब से उतर आई और हम दोनों किचन की लाइट बंद करते ही कमरे में आ गए। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और रात के 8 बज रहे थे, लेकिन अम्मा वग़ैरह अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्हें घर से गए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। अभी हम दोनों आके कमरे में बैठे ही थे कि अचानक से दरवाज़े पे दस्तक हुई, तो लुबना दौड़ के बाहर गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके साथ अम्मा वग़ैरह भी थे। सबको देख के तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अम्मा तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन आबा के थके हुए होने के बावजूद भी मैंने उन्हें अपने कमरे में रोक लिया और उनसे ज़ैन के घर का सारा हाल अहवाल ले लिया। आबा मुझे हाल अहवाल देने के साथ साथ छेड़ भी रही थी।
باتیں وغیرہ کرنے کے بعد جب آپا وہاں سے چلی گئیں تو میں نے کمرے کی لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیا اور اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی۔ فون میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور دل کر رہا تھا کہ زین کو دوبارہ کال ملاؤں، لیکن پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میری بات ہوئی تھی۔ اب اس طرح بار بار کال کرنا بھی تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی میں یہ سوچتی کہ میں اب اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ آخر آپا جب اس گھر سے رخصت ہو کے گئی تھی تو ان کی کیسی کیفیت تھی، کیونکہ میری تو بڑی ہی عجیب صورتحال تھی۔ ایک تو مجھے شادی کی خوشی تھی اور اوپر سے اس گھر سے جانے کا دکھ۔ ہر وقت میں یہی سوچتی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلہن کی جگہ دلہا بیاہ کے لایا جائے، لیکن میری خواہش کس نے ماننی تھی؟ زمانے کا دستور ہی یہی ہے، تو پھر میں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ سوچو ہی سوچو میں نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح جب میری نیند کھلی تو معمول کے مطابق فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے فوراً سے بستر چھوڑا اور باہر آ گئی کیونکہ واش بیسن سے میں نے وضو کرنا تھا۔ وضو وغیرہ کر کے میں کمرے میں آئی اور نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ نماز پڑھ کے میں نے دعا مانگی اور پھر قرآن پاک لے کے اپنے پلنگ پہ آ بیٹھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں بالکل ہی فری ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ میں ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ابا اور اماں کمرے میں داخل ہوتے دکھائی دیے، تو میں فوراً سے پلنگ پہ ہی بیٹھ گئی، کیونکہ اماں نے تو پہلے ہی مجھے منع کیا تھا کہ میں باہر ایسے نہیں گھوما پھرا کروں۔ میں خاموشی سے پلنگ پہ بیٹھ گئی تو اماں اور ابا آ کے میرے بالکل ساتھ بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت ہی اہم بات کرنے آئے ہیں۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ مجھے ابا سے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک میں ابا کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، لیکن مجھے ابا سے اب تھوڑی تھوڑی شرم محسوس ہوتی تھی، کیونکہ گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھی اور اوپر سے میں ٹھہری شرمیلی لڑکی۔ سمینہ بیٹا، اب جب کہ تم یہاں سے رخصت ہو کے چلی جاؤ گی تو میں تمہیں تمہارا حق دے دینا چاہتا ہوں۔ ابا نے یہ کہا تو میں نے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا آخر کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سمینہ بیٹا، تم اور گلشن میری دو ہی بیٹیاں ہو۔ بیٹا تو میرا کوئی ہے نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی وراثت میری ہے وہ میں تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دوں۔ ابا نے یہ کہا تو میں سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ ابا ایک ریٹائرڈ استاد تھے اور اب ان کی پینشن سے ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا، لیکن ان کی خاندانی ایک دو دکانیں تھیں، شاید وہ اسی کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں تو ہماری تھی نہیں۔ کچھ دیر تو ابا وہیں پہ بیٹھے رہے اور مجھے ایسے ہی باتیں سمجھاتے رہے، لیکن میں تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے چلے گئے، مگر اماں ابھی بھی وہیں پہ ہی بیٹھی تھی۔ اماں کو دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمینہ بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب جب کہ تمہارے نکاح میں صرف چند دن رہ گئے ہیں تو یہ سمجھانا تمہیں بہت ضروری ہے۔ بیٹا، تم جس گھر میں جا رہی ہو وہ تمہارا سسرال نہیں بلکہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اسے اپنا گھر ہی سمجھنا۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسے سسرال سمجھنے لگ جاتی ہیں اور پھر انہیں وہاں رہنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بیٹا، میں مانتی ہوں میکے والا سکون تو وہاں کم ہی ہوگا، کیونکہ مائیں تو بیٹیوں کی کمیاں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن بیٹا ساس کو بھی ماں ہی سمجھنا۔ اگر وہ ایسی ویسی کوئی بات کر بھی دے تو ماں سمجھ کے اسے معاف کر دینا۔ عورت کا زیور ہی صبر ہوتا ہے، اور جو عورت صبر کرنا سیکھ لے اس کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ اماں کافی دیر بیٹھی رہیں اور مجھے سمجھاتی رہیں۔ اماں کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اماں کی باتیں میں نے پلے باندھ لی، کیونکہ ان کی ساری باتیں بہت قیمتی تھیں۔ میں خود بھی ایسی چیزوں پہ یقین رکھتی تھی کہ صبر کرنا عورت کا زیور ہی ہوتا ہے۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ نکاح میں صرف ایک دن باقی تھا اور آج شام کو میرے گھر مہندی کا فنکشن تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مہندی والی ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے مہندی لگوائی۔ ساری کزنیں میرے گرد بیٹھی تھیں، کوئی تو مجھے زین کے نام سے چھیڑ رہا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اب ساس کی مار کھاؤ گی۔ یہ بھی میری سہیلیوں کی شرارتیں تھیں۔ میں بڑی بڑی خاموشی سے صبر سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی گھر سے رخصت ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا۔ مہندی وغیرہ لگوا کے کچھ دیر میں نے کمرے میں آرام کیا اور پھر وقت کا کچھ پتہ ہی نہ لگا کہ شام بھی ہو گئی۔ باہر صحن میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے بھی مہندی لگانے آنا تھا۔ آج کا سوٹ میرا بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے مسٹرڈ کلر کا شرارہ بنوایا تھا، یہ بھی میری پسند سے ہی بنا تھا۔ حالانکہ یہ سوٹ میرے سسرالیوں کی طرف سے تھا، لیکن میری پسند کا تھا کیونکہ میں نے زین کو اپنے سارے کپڑوں کے بارے میں پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ بے شک زین سے منگنی سے پہلے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن منگنی کے بعد زین اور میری اچھی خاصی بن گئی تھی۔
मेहंदी की दुल्हन बन के जब मैं स्टेज पे आई तो हल्ला गुल्ला देख के मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी डांस करूं, लेकिन हमारा माहौल ऐसा नहीं था कि मैं सबके सामने उठ के डांस कर सकती। मैं अपने आप पे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी थी। मुझ पर तो एक ही वक्त में कई कई जज्बात तारी हो रहे थे। कभी तो मुझे रुखसती का सोच के रोना आता, तो कभी दिल करता कि सबके साथ मिल के नाचूं। आपा तो बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी बल्कि नाच रही थी। जैन के घर वाले भी आए हुए थे। कुछ देर तो रस्में होती रहीं और फिर मेल शुरू हो गया। डेक पर जब आपा का पसंदीदा गाना लगा तो फिर आपा ने स्टेज पे चार चांद लगा दिए। आपा बहुत ही अच्छे गाने पे डांस कर रही थी, हर तरफ शोर-गुल था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये खुशी आरज़ी है और अभी ये खुशी गम में बदलने वाली है। अचानक से सहन का दरवाज़ा खुला और कासिम भाई अंदर आते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही कासिम भाई ने आपा को डांस करते हुए देखा तो गुस्से से भड़क उठे। उनकी एक गरजदार आवाज़ सबको खामोश करा देने के लिए काफ़ी थी। कासिम भाई ने सबको खामोश करा दिया। डेक भी बंद कर दिया गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। आपा भी कासिम भाई को देख के फ़ौरन से अपने दुपट्टे को सर पे लेने लगी और साइड पे होके खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कोई रक्कासा हो जो सबके सामने नाच रही हो? अपनी इज़्ज़त का नहीं तो कम से कम मेरी इज़्ज़त का ही ख़याल कर लेती ज़लील औरत। जैसे ही कासिम भाई ने ये कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धक-धक कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आपा भी बिल्कुल सहमी हुई खड़ी थीं और भाई की बातें खामोशी से सुन रही थीं। मुझे हैरत होती थी कि आखिर आपा ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेती हैं। और वैसे भी आपा कोई मर्दों के सामने तो डांस नहीं कर रही थीं, बल्कि घर की औरतें ही थीं और शादी भी तो घर की थी। इसलिए कासिम भाई का ये कहना बनता नहीं था। लेकिन मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा जब ये बात बढ़ती चली गई। कासिम, मेरी बहन की शादी है, अगर थोड़ा बहुत डांस कर लिया है तो क्या हो गया? आपा ने मद्दम सी आवाज़ में बस इतना ही कहा और नज़र झुका गई। मगर कासिम भाई फ़ौरन से आपा की तरफ बढ़े और एक ज़ोरदार थप्पड़ सब मेहमानों के सामने उनके चेहरे पे लगा दिया। हर कोई कानों में सरगोशियाँ करने लगा था। हर तरफ आपा की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ गई थीं। मेरी आँखों से आँसू ज़ारो कतार निकल रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि अभी कासिम भाई को जाके धिक्के दूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती थी। इस तरह आपा के साथ-साथ मेरी भी इज़्ज़त ख़राब हो जाती। कासिम, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाथ क्यों उठा रहे हो उस पे? अम्मा आगे बढ़ी और कासिम भाई को रोकने लगी, लेकिन कासिम भाई ने तो ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा हो। ये औरत अब मेरे साथ नहीं रह सकती, जिसे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, इसे मेरे साथ रहने का हक भी नहीं। मैं अभी और इसी वक्त इसे अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जैसे ही कासिम भाई ने 3 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं ऐसे सुन्न हो गई जैसे बिल्कुल ज़िंदा लाश। आपा तो फ़ौरन से ज़मीन पे ढेर हो गई। तलाक देने के फ़ौरन बाद कासिम भाई वहाँ से जा चुके थे। हर तरफ गम का समा बन गया था। मेरे ससुराली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। एक तो मुझे उनका ख़तरा था कि कहीं वो बुरा ना मान जाएँ कि हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ मुझे आपा का ख़्याल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। आपा बिल्कुल बेहोश हो गई थी। अब्बा ने फ़ौरन से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने आपा को दवाई वग़ैरह दी। कुछ देर में आपा की तबीयत सँभली तो वो फूट-फूट के रोने लगी। अम्मा आपा के साथ बैठी उन्हें समझा रही थीं और उन्हें मना रही थीं। लेकिन अम्मा की बातों का उन पे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। क्योंकि उनका गम ही इतना बड़ा था। हमारा घर जहाँ खुशी की चहल-पहल थी, गम का साया गहरा हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा? वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। अब इस वाक़ये को पूरे 2 दिन हो गए थे। मेरे निकाह की तारीख़ भी अब मुलतवी कर दी गई थी, क्योंकि अब इतने बड़े गम के साथ निकाह नहीं हो सकता था। सब घरवालों ने और ससुरालियों ने यही सोचा कि आपा की इद्दत के बाद ही निकाह की डेट रखेंगे। जो रौनक हमारे घर में शादी की वजह से लगी हुई थी, वो सारी रौनक अब गम में बदल गई थी। सब घरवालों और ससुरालियों ने यही सोचा था कि आपा की इद्दत के बाद ही निकाह की डेट रखेंगे। जो रौनक हमारे घर में शादी की वजह से लगी हुई थी, वो सारी रौनक अब गम में बदल गई थी। आपा तो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। अम्मा और मैं हर वक्त उन्हें समझाते रहते थे, लेकिन वो रोने के सिवा और कुछ भी नहीं करती थी। आपा के साथ साथ मुझे अब्दुल्ला का भी गम था, वो बेचारा बच्चा जो अपने बाप की शफकत से महरूम हो गया था। लेकिन फिर वक्त तो एक मरहम ही है जो बड़े-बड़े घाव मिटा देता है। वक़्त के साथ-साथ आपा के गम में भी कुछ कमी आने लगी और वो खुद को सँभालने लगी। आपा को खुद को सँभालता देख के मैं थोड़ी बहुत मुतमईन हो गई। अम्मा भी कुछ सुकून में आ गई थी, लेकिन अब्बा थे कि हर वक़्त बिल्कुल ही निढाल और परेशान रहते।
अब्बा पहले वाले अब्बा नहीं रहे थे जिन्हें मेरी रुखसती की खुशी थी। अब उन पे एक तलाक याफ्ता बेटी का बाप होने का दब्बा लग गया था। ये माशरा भी कितना अजीब है। एक तलाक याफ्ता औरत को बिल्कुल भी जीने नहीं देता। मोहल्ले की ख़वातीन अक्सर हमारे घर आती रहती थीं। आती तो आपा का गम कम करने के लिए थी, लेकिन गम कम करने के बजाय बढ़ा के जाती थी। उनकी बातों से आपा का दिल छलनी हो जाता था। वो बातें ही ऐसी करती थी कि कोई बेचारा गम से निढाल हो जाए। कभी-कभी तो मेरा दिल करता कि मैंने मुँह पे ही कह दूँ कि ये लोग गम कम करने आए हैं या डबल करने आए हैं, मगर अम्मा ही हर बार मुझे रोक देती थीं। मेरे ससुराल वाले भी अक्सर हमारे घर आते रहते थे। ज़ैन से आजकल मेरी बिल्कुल ही कम बात होती थी क्योंकि वो अपने कारोबार के सिलसिले में मसरूफ़ हो गया था। खुद को मसरूफ़ करने के लिए मेरे पास कोई काम-धंधा था नहीं, इसीलिए मैं घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखती थी। वक़्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। एक दिन मैं कमरे में बैठी थी, वहाँ आपा कमरे में आईं और कहने लगी कि समीना, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ज़ैन भी उनके साथ आ रहा है। जैसे ही आपा ने ज़ैन का ज़िक्र किया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। आपा, आप सच कह रही हैं ना? मैंने ये कहा तो आपा इस बात में सर हिलाने लगी। आपा वहाँ से गई तो मैं फ़ौरन से अलमारी की तरफ लपकी। मैंने अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाले और एक-एक करके शीशे के सामने खड़ी होके अपने ऊपर रख के देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आज कौन से रंग का जोड़ा पहनूँ, क्योंकि आज ज़ैन आ रहा था। ज़ैन को देखने के लिए तो मेरी आँखें तरस गई थीं, क्योंकि कितने दिनों से उससे मेरी सही तरह से बात भी नहीं हो रही थी। मैंने अपना गुलाबी रंग का सूट इस्त्री करके पलंग पे रख दिया और नहाने के लिए गुसलखाने में घुस गई। जब नहा के बाहर निकली तो घड़ी पे वक्त देख के हैरान रह गई, क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे थे। उनके आने में थोड़ी ही देर रह गई थी। जल्दी से मैंने कपड़े तब्दील किए तो फ़ौरन से किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे यही ख्याल था कि आपा किचन में खड़ी ज़रूर ही मेहमानों के लिए खाना बना रही होंगी। मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ हाथ बटा लूँ, ये ना हो कि वो बेचारी अकेली लगी रहें। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैं किचन में गई तो आपा ऐसे सजी हुई थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। वैसे भी अब उनकी इद्दत तो पूरी हो गई थी। आज इतने दिनों बाद आपा के चेहरे पे अजीब सी खुशी थी और उन्होंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ था। वाह भई, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। मैंने आपा की तारीफ करते हुए कहा तो वो हंसने लगी। मैं तो प्यारी लग रही हूँ, तुम ज़रा ये बताओ कि तुमने ये सूट क्यों पहना है? आपा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैं हैरत से अपने कपड़ों को देखने लगी। क्या हुआ है आपा इन कपड़ों को? मैं अपनी तरफ से तो अपना सबसे पसंदीदा और खूबसूरत सूट पहन के आई थी और ये सूट वाक़ई मुझ पे बहुत जचता था। समीना, ये सूट बिल्कुल भी ना पहनो, इस पे तुम अजीब लग रही हो। जाके कपड़े तब्दील करो। आपा का लहज़ा मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपा की बात को नहीं टाला और उल्टे कदम कमरे में आ गई। मैंने कपड़े तब्दील नहीं किए थे, बल्कि शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मैं वाक़ई में बहुत अच्छी लग रही थी, ना जाने आपा ने मुझे ऐसा क्यों कहा? ख़ैर, अब क्या ही कर सकते थे। अगर मैं कपड़े तब्दील नहीं करती तो फिर आपा को अच्छा ना लगता। इसीलिए मैंने अपनी अलमारी से काले रंग का सूट निकाला और वो ही पहन लिया। मैं अच्छे से तैयार हो गई। मेरे ज़हन में तरह-तरह के ख़यालात घूम रहे थे कि ज़ैन ने आखिर किस तरह के कपड़े पहने होंगे, कैसा लग रहा होगा, उसे मैं अच्छी लगूंगी भी या नहीं। लेकिन फिर मेरे सारे सवाल ही थम गए जब आपा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेहमान आ गए हैं। जैसे ही मेहमानों का ज़िक्र मेरे कानों में पड़ा तो मेरे हाथ-पाँव फूलने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या चाहती हूँ। मैं फिर से किचन में आ गई ताकि खुद को मसरूफ़ रख सकूँ, लेकिन किचन में तो कोई भी मौजूद नहीं था। शायद आपा सारा काम करके मेहमानों के पास जा चुकी थी। मैं भी अपना हुलिया दुरुस्त करके उसी कमरे में आ गई जहाँ मेहमान बैठे थे, लेकिन आपा तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ैन, मेरी सास, अम्मा-अब्बा के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर आपा मेहमानों के पास क्यों नहीं बैठी। कुछ देर तो मैं वहीं पे बैठी रही, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे इशारा किया कि आपा को बुला लाओ, तो मैं फ़ौरन से वहाँ से उठ गई। जैसे ही मैं आपा के कमरे में गई तो मुझे हैरत का झटका लगा। वो शीशे के सामने खड़ी लिपस्टिक सेट कर रही थी। उन्होंने तो रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली थी। मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि आज पहली दफ़ा मुझे वो कुछ अजीब-अजीब सी हरकतें करती हुई लग रही थी। पहले तो उन्हें हमेशा से रेड कलर की लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती थी। ना जाने आज वो क्यों सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रही थी। आपा अम्मा कह रही हैं कि मेहमानों के पास आके कुछ देर बैठे। मैंने ये कहा तो आपा जल्दी जल्दी लिपस्टिक को रखने लगी और मेरी तरफ ही आ गई। हाँ समीना, अभी मैं मेहमानों के पास बैठ के ही यहाँ आई हूँ और अब वहीं पे जा रही हूँ। तुम जाओ, शाबाश, अपने कमरे में बैठो। तुमने मिल लिया है ना अपनी सास से, अब कमरे से बाहर ना निकलना। आपा ने ये कहा तो मैं अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगी। आपा की बातें मुझे आजकल बड़ी अजीब लग रही थी।
वो पहले से कुछ बदली-बदली सी लगने लगी थी। आपा मुझे हुक्म सादर करते ही फ़ौरन से मेहमानों के कमरे में चली गईं और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे अकेली बैठूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके बिल्कुल ज़ैन के साथ बैठ जाऊँ और उसका दीदार करती रहूँ, लेकिन आपा ने मुझे मना कर दिया था, तो मैं वहाँ कैसे जा सकती थी। मैंने खिड़की से देखा तो ज़ैन और मेरी सास कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्हें आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। शायद वो अब घर के लिए जा रहे थे। उनके जाते ही मैं फ़ौरन से अम्मा के कमरे में आ गई। आपा वहीं पे बैठी थीं। अम्मा के हाथ में कुछ पैसे भी थे। अम्मा, ये पैसे किसने दिए हैं? मैंने जाके ये सवाल किया तो अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी सास ने दिए हैं। उन्होंने कहा है वो मिठाई लाना भूल गई हैं, इसीलिए पैसे दे दिए हैं। अम्मा ने इसके साथ-साथ एक ऐसी बात कही जिसे सुन के खुशी की इंतहा नहीं रही। अम्मा ने कहा वो 1 हफ़्ते बाद निकाह की डेट रखने के लिए आएँगे। मुझे अब 1 हफ़्ते का इंतज़ार था। 1 हफ़्ता भी मुझे बहुत लंबा लग रहा था। मैं खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रख रही थी और वक़्त तो वैसे भी किसी के लिए नहीं रुकता और गुज़रता चला जाता है। उस 1 हफ़्ते में भी ज़ैन और मेरी सास का चक्कर लगा। शायद वो निकाह की तारीख़ के बारे में ही बात करने आते थे। अभी डेट फ़िक्स नहीं हुई थी। हर बार आपा मुझे वहाँ ज़्यादा देर न बैठने देती। मुझे लगता शायद वो बड़ी हैं, उन्हें सही समझ आती है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का साँप बनने वाली हैं। वक़्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। 1 हफ़्ता गुज़रने में बिल्कुल वक़्त नहीं लगा और वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे ससुराल वालों ने डेट फ़िक्स करने के लिए हमारे घर आना था। सुबह से अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। आज तो मैंने सुबह-सुबह ब्लीच भी कर ली थी ताकि मेरे हाथ-पाँव कुछ साफ़ लगें। नहा धो के मैं तैयारियों में लग गई। जैसे ही मेहमान घर में आए तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। इधर आपा की तैयारियाँ कुछ और ही थीं और उनका लहज़ा भी पहले से कहीं ज़्यादा बदला-बदला सा लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपा आखिर इतनी तब्दील कैसे हो गई हैं। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे सवाल जवाब करती। मेरी बड़ी बहन थी और उन्होंने मेरे लिए कई कुर्बानियाँ दी थीं। मेहमानों के बैठते ही अब्बा ने निकाह की तारीख की बात छेड़ी, पर ससुराल वालों के चेहरों पर वो पहली सी अपनायत नहीं थी। ज़ैन जो कभी मेरी एक झलक देखने को बेताब रहता था, आज नज़रें झुकाए खामोश बैठा था, जैसे उसके लबों पे ताले पड़ गए हों। मेरी सास ने गला साफ किया और ऐसी बात कही कि लगा पूरे सहन की दीवारें मुझ पे आन गिरी हों। कहने लगी, भाई साहब, हम समीना का रिश्ता लेने नहीं आए, बल्कि हम चाहते हैं कि जैन का निकाह गुलशन से कर दिया जाए। मेरे कान बजने लगे, साईं साईं की आवाज़ें आने लगीं और मुझे लगा जैसे मैं किसी दलदल में धंसती जा रही हूँ। अब्बा का रंग सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने लरजती आवाज़ में पूछा, ये आप क्या कह रही हैं बहन? समीना और ज़ैन की मंगनी हो चुकी है, प्यार है उनमें। लेकिन सास के लहजे में अब वो मिठास नहीं थी, ज़हर था। प्यार पेट नहीं भरता भाई साहब। गुलशन तलाक याफ्ता है, एक बच्चे की माँ है। अगर हमने उन्हें सहारा न दिया तो ये सारी ज़िंदगी आप पे बोझ बनी रहेगी। समीना जवान है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि गुलशन की ज़िंदगी संवारना सदका जारिया है और ज़ैन भी अब यही चाहता है। हम ये नेकी करना चाहते हैं। मेरा जी चाहा चीख के ज़ैन से पूछूं कि क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी खोखली थी? क्या वो वादे, वो बातें सब फ़रेब था? लेकिन मेरे गले में तो आंसुओं का फंदा बन गया और मुझसे एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। मैंने नम आँखों से आपा की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो तड़प उठेंगी और कहेंगी कि ये मेरा हक़ नहीं, मेरी छोटी बहन का नसीब है। मगर मेरा कलेजा तब फटा जब आपा ने नज़रें झुका के खामोशी से रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। उनकी वो सुर्ख़ लिपस्टिक, वो बनाव सिंगार, वो मुझे कमरे में कैद कर देने की साज़िशें सब एक पल में समझ आ गईं। वो आस्तीन का सांप निकली जिन्होंने मेरी खुशियों के महल में आग लगा दी। अब्बा ने गुस्से और दुख में रिश्ता मुस्तरद कर दिया, मगर ससुराल वालों ने धमकी दी कि शादी होगी तो आपस से, वरना कहीं नहीं होगी। घर में कयामत बरपा थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा वो मंगेतर जो कल तक मेरी पसंदीदा मिठाई लाता था, आज मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा था और मेरी बड़ी बहन का हमसफ़र बनने को तैयार था। दिन गुजरते गए, आपा ने अपनी मजलूमियत का ऐसा लिबादा ओढ़ा कि घर वाले भी पसीज गए। उन्होंने रोना-धोना शुरू कर दिया कि समीना, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इस धब्बे के साथ कैसे गुज़ारूँगी? क्या तुम अपनी बड़ी बहन की खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकती? मेरा पूरा वजूद ही भस्म हो चुका था। आखिरकार ख़ानदान की नाक बचाने और आपा का घर बसाने के नाम पे अब्बा टूट गए और मेरा निकाह मनसूख करके आपा का निकाह तय कर दिया गया। जिस दिन उनका निकाह था, मैं अपनी किस्मत के मातम में कोने में पड़ी थी। वही ढोलक, वही गीत, मगर आज वो सब मेरे लिए नहीं, मेरी उस बहन के लिए थे जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। निकाह हो गया, रुखसती हो गई और मैं जिंदा दरगोर होकर रह गई। लेकिन कुदरत का अपना इंसाफ होता है।
ابھی آپا کی شادی کو چند ماہ گزرے کہ خبر آئی زین اور ان کے درمیان روز کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ زین جو آپا کی خوبصورتی کا اسیر ہو کے مجھ سے بے وفائی کر گیا تھا، اب آپا کے شکی مزاج اور زبان درازی سے تنگ آ چکا تھا۔ آپا کو لگتا تھا کہ جس طرح انہوں نے میرا حق چھینا کوئی اور ان کا حق نہ چھین لے۔ سسرال میں ان کی وہی سرخ لپسٹک اور بناؤ سنگھار اب ان کے لیے تانے بن گئے۔ ایک دن زین ہمارے گھر آیا، وہ بہت نادم تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے تنہائی میں مجھ سے معافی مانگی اور کہا سمینا، میں نے تمہاری سادگی اور سچی محبت کی قدر نہ کی، میں سراب کے پیچھے بھاگا اور اب میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا زین صاحب، جو شخص اپنی منگیتر کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بہن کو دوسری بہن کا دشمن بنا دیا، اب اس آگ میں ہم سب جل رہے ہیں۔ آپا کی دوسری شادی بھی ناکامی کے دہانے پہ پہنچ گئی، وہ اب نہ میکے کی رہی نہ سسرال کی، کیونکہ جہاں بنیاد ہی دھوکے پہ رکھی جائے وہاں سکون کی عمارت نہیں بنتی۔ عبداللہ بیچارہ بھی بٹ کے رہ گیا۔ میں نے صبر کر لیا، اپنی تعلیم مکمل کی، آج میں کامیاب مقام پہ ہوں، مگر میرا دل اب بھی اس مہندی کی رات کو یاد کر کے لرز اٹھتا ہے جب ناچتے ہوئے پیروں نے میری خوشیوں کو کچل ڈالا تھا۔